Hello students, our last video was based on the topic of infinite series, the basics of infinite series, when we will say a series is convergent, divergent, oscillating or absolutely convergent. Today's topic is alternating series is very important. So let's start. हम कब किसी सीरीज़ को ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कहेंगे? अ सीरीज़ हुज टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज़. फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया है जिसमें एक सीरीज जो एंट्रीज होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कोई भी हो सकती है, तो हम उसे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कह सकते हैं. इसके ऊपर बेस्ड लेबनीज़ टेस्ट है जिससे हम किसी भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को चेक कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. लेबनीज़ टेस्ट, स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आता है, मोस्टली पूछा जाता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी द statement. If sequence an is monotonically decreasing sequence of positive terms and converges to 0, then series n1 to infinity minus 1 whole to the power n minus 1 an is convergent. अगर कोई भी सीक्वेंस an हमें दी हुई है जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी कि एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हमारे पास सीक्वेंस दी होगी जो कि पॉजिटिव टर्म्स की होगी, और तीसरी चीज़ वो कन्वर्ज करेगी ज़ीरो को. अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती है देन वी डायरेक्टली से दैट सीरीज़ n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 an, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, क्योंकि n में अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 1 की पावर 0 दैट इज़ 1 हमारे पास आ जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 a2 a3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो देयरफॉर हम ये कह सकेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है. तो लेट्स सी कैसे करेंगे. प्रूफ. Here, sequence an is a monotonic decreasing sequence of positive terms converging to 0. ठीक है, हम मान के चल रहे हैं. तो इसका मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? an is greater than 0 for all n. इसका मतलब है कि वो जितनी भी टर्म्स हैं an, वो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं हर n के लिए. ठीक है, दूसरी चीज़ है an is greater than or equal to an plus 1. कहने का मतलब है a2 is greater than a3, a1 इज़ ग्रेटर देन a2. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1. इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो a1 टर्म है, a2 टर्म है, वो इस टाइप पैटर्न को फॉलो करती है एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे जैसे n इंक्रीज़ करेगा तो ये क्या होगी? डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी. तीसरी चीज़ थी कि कन्वर्जेस टू 0, तो इसका मतलब an टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. नाउ वी डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ दिस an. ठीक है, हम ऐसे नाम डिफाइन कर रहे हैं जो कि पार्शियल सम्स किसका बन रहा है? इस सीरीज़ का. सीरीज़ माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 an का, जैसे हमने इससे पहले वाली क्वेश्चंस में किया है जिसमें पार्शियल सम्स हमने डिफ़ाइन किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी पार्शियल सम्स इसके लिए डिफ़ाइन करते हैं. अगर ये इस तरीके से पार्शियल सम है तो s2n एक पार्शियल सम रहेगा जिसमें 2n तक टर्म्स जा रही हैं, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा कि a1 माइनस a2. यहाँ पे एक बार n को 1, एक बार n को 2, एक बार n को 3, 4, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे अप टू 2n तक, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाएगी. उसके बाद s2n क्या होगा? क्योंकि a1 ग्रेटर देन है a2 से, फर्दर a2 इज़ ग्रेटर देन a3 से, तो इसमें क्या हो रहा है? a1 माइनस a2 कोई पॉजिटिव टर्म आएगी क्योंकि a1 इज़ ग्रेटर देन a2. इसी तरीके से a3 इज़ ग्रेटर देन a4, ये भी कोई पॉजिटिव टर्म आएगी. तो इससे कहने का मतलब है s2n ग्रेटर देन होगा 0 से और मे बी इक्वल टू 0 अगर टर्म्स में कोई भी टर्म इक्वल हो जाएगी तो. ठीक है, तो फॉर ऑल n ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई. अगेन s2n को हम लिख सकते हैं फिर से वैसे ही हमने लिख दिया है, बस उसकी अरेंजमेंट अलग से लिखती है जिसमें हमारा a1 पहले लिखा गया है, बाकी की टर्म्स हमने इस तरीके से अरेंज कर दी माइनस a2 माइनस a3 प्लस a4, मतलब हमने एक तरीके से माइनस कॉमन ले लिया है इससे. तो इसका मतलब s2n क्या है जो आपके पास है? a1 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि a2 इज़ ग्रेटर देन a3, अगेन a4 इज़ ग्रेटर देन a5, तो देयरफॉर ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो a1 माइनस सब पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म a1 से तो छोटी हो जाएगी, क्योंकि 2 में से अगर हम 0.1 माइनस करते हैं या 0.01 माइनस करते हैं तो ये हमेशा 2 से छोटा ही रहता है, तो इसलिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं.
Now therefore S2n is less than A1 for all n greater than 2. अब 1 में हमने शो किया था कि S2n जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ हमने शो कर दिया कि इट इज़ लेस देन A1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, S2n जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस हमें रिजल्ट्स देगी, सम बाउंडेड रिजल्ट्स होंगे। ऑल्सो लेट्स S2n प्लस 2 माइनस S2n, मतलब हमने इसी सीक्वेंस में कुछ टर्म जो पार्शियल सम है वहाँ पे 2n प्लस 2 ले लिए हैं। तो हमारे पास क्या टर्म्स आएंगी, अब जैसे यहाँ पर आपके पास आता है S2n, वो हमारे पास टर्म्स आ गई थी A1 माइनस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन, हमने लास्ट लिखी थी A2n तक, ठीक है। A2n माइनस 1 माइनस A2n, ये आ गया A2n माइनस 1 A2n। इसके बाद हमें टर्म्स लिखनी है 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, तो हमारे पास एक टर्म और ऐड आ जाएगी 2n प्लस 1 माइनस A2n प्लस 2, तो ये टर्म बन जाएगी पार्शियल सम S2n प्लस 2 के लिए। और इन दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास S2n है उसका और ये जो S2n प्लस 2 है इसका, ये क्या रहेगा A2n प्लस 1 माइनस A2n प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है S2n प्लस 2 जो पार्शियल सम है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S2n। इसका मतलब क्या हुआ कि S2n इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो रही है, इट इज़ ग्रेटर देन, इस तरीके से ये इंक्रीज़ करती जा रही है। और साथ में ये बाउंडेड अबव है क्योंकि हमने शो किया है कि A1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और आपके पास बाउंडेड अबव है तो हम कहेंगे कि S2n इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम मान के चलते हैं कि S2n कोई कन्वर्जेंस कर रही है किसी S को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ हमें पता है S2n प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, S2n प्लस 1 को हम लिखेंगे S2n प्लस द A2n प्लस 1, ठीक है। तो A2n प्लस 1 जो हमने यहाँ पे लिखा ये S2n प्लस 2 तक है, अगर S2n प्लस 1 होता तो ये टर्म नहीं आनी थी, तो इसलिए A2n प्लस 1 एक्स्ट्रा टर्म है किसके साथ, S2n को। तो हम लिमिट ले लेंगे दोनों साइड्स, तो हमने लिमिट ले ली, लिमिट S2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू S2n की लिमिट आएगी क्योंकि S को हम कन्वर्ज करते हुए देख रहे हैं तो S आएगी, प्लस A2n प्लस 1 ज़ीरो होगा बिकॉज हमें गिवन है कि A n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये गिवन से लिया है, तो इसलिए A2n हो चाहे A2n प्लस 1 हो या जो भी हो एंट्रीज होंगी अगर वो सारी की सारी 0 को कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट S2n प्लस 1 भी कन्वर्ज किसको कर रही है, S को। तो देयरफॉर S2n टेंड्स टू S एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, S2n प्लस 1 tends to S as n tends to infinity, therefore we can say limit n tends to infinity Sn कन्वर्ज करेगी S को, ठीक है। नाउ देयरफॉर द गिवन सीरीज़, अब क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है जिसको, और हमें पता है कि अगर सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज करती है उसी को सीरीज़ भी कन्वर्ज करती है, इससे पहले हमने रिजल्ट्स प्रूव किए हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहेगा कि सीरीज़ n 1 to infinity minus 1 whole to the power n minus 1 an also converge to S, ठीक है। Now next theorem is if the series an is absolutely convergent then prove that series an is convergent, is its converse true। कहने का मतलब है कि अगर सीरीज़ an हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर भी ये कन्वर्जेंट हो रही है, तो an भी कन्वर्जेंट होगी। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, कन्वर्स में हमें ये शो करना होता है कि इफ़ सीरीज़ an इज़ कन्वर्जेंट तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेते हैं जहाँ पे हमें गिवन है कि सीरीज़ an इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देयरफॉर अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो मैथमेटिकली हम इसको इससे लिख सकते हैं सीरीज़ मॉडुलस ऑफ an इज़ कन्वर्जेंट, देयरफॉर बाय कॉचीज़ क्राइटेरिया बाय कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ हम क्या कह सकते हैं, गिवन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ अ कन्वर्जेंट सीरीज़। तो हमारे पास क्या आएगा, दे epsilon greater than 0 however small there exists m belongs to n such that Cauchy's criteria हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, जिसमें मॉडुलस ऑफ an प्लस 1 an प्लस 2 n प्लस p is less than epsilon for all n greater than equal to m and p belongs to capital N। now ये चीज़ हमारे पास ट्रू होती है बाय कॉचीज़ क्राइटेरिया अगर कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है, क्योंकि मॉडुलस की कन्वर्जेंट है इसलिए मॉडुलस लगाया, अगर मॉडुलस नहीं लिखा होता सिंपल an लिखा होता तो हम यही लिखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मॉडुलस है हमें पता है मॉड a प्लस बी
ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी लगा दी हमने और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि मॉड ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। क्योंकि ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो इस पूरी टर्म को भी हम, ये भी सेम ही टर्म है पर इसमें क्या है, मॉडुलस नहीं है। तो मॉडुलस हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी रहती है, तो इसको यूज़ करके हमने लिख दिया मॉड ए एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस पी आर लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देयरफॉर हम कॉचीज क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि सीरीज़ ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन कॉचीज क्राइटेरिया बोलता है कि अगर कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन होती है फॉर ऑल n greater than equal to m and some p belongs to natural number set. Therefore, series an is absolutely convergent अगर है, then series an is also convergent, but the converse is not true. Okay, converse क्यों नहीं true है? By using a definition. ठीक है, तो let see one example. an is equals to -1 whole to the power n minus 1 1 over n, एक कोई हमें दिया हुआ है। एब्सोल्युटली हम देखेंगे तो एब्सोल्युटली हमारे पास आ रही है वैल्यू मॉडुलस ऑफ -1 होल टू द पावर n माइनस 1 1 ओवर n। क्योंकि ये मॉड है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स सेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दिस सीरीज इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये हमने प्रूव किया हुआ है। नाउ वी विल प्रूव दैट ये सीरीज़ जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी, बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है ये हमने शो कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ बन गई सीरीज़ 1 ओवर n और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ जो जिससे ये बनी है, मतलब जिसकी ये एब्सोल्यूट है, उसको चेक करेंगे कि ये आपकी कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो देयरफॉर वी कंपेयर दिस सीरीज -1 होल टू द पावर n माइनस 1 1 ओवर n विद सीरीज -1 होल टू द पावर n माइनस 1 an। इसके साथ हमने कंपेयर किया, क्योंकि लेबनिज़ टेस्ट लगाएंगे। लेबनिज़ टेस्ट में 3 कंडीशंस हम चेक करेंगे वेदर दे विल फुलफिल और नॉट। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, ए एन की वैल्यू क्या आ रही है 1 ओवर n। तो हमारे पास क्या है, ए एन इज़ ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 विच इज़ फर्दर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, क्योंकि हमें पता है 1 ओवर n इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट 2 इज़ लेस देन 3, तो 1 ओवर 3 इज़ लेस देन 1 ओवर 2। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूज़ करके हमने कर दिया, तो हमारे पास आ गया सीक्वेंस ए एन इज़ अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि जो ए एन है वो कन्वर्ज करना चाहिए 0 को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी हो जा रही है। देयरफॉर बाय लेबनिज़ टेस्ट, क्योंकि 1 ओवर n क्या है, ये पॉजिटिव टर्म्स की कंडीशन है, तो तीसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाती है कि पॉजिटिव टर्म है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ ही में इट कन्वर्जेस टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देयरफॉर बाय लेबनिज़ टेस्ट हम इस सीरीज़ को कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज करेगी, पर हमने चेक कर लिया कि मॉडुलस कन्वर्ज नहीं करता है, इसलिए एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो सिंपली कन्वर्जेंट रहती है, लेकिन अगर सिंपली कन्वर्जेंट है तो हम नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी ही करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनदर आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ सीरीज ए एन इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड लैम्डा एन इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, देन प्रूव दैट सीरीज लैम्डा एन ए एन इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो हमारी कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। हमें बोला गया है कि सीरीज़ ए एन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ दिस कन्वर्जेंट रहेगा। दूसरी चीज़ है ये सीक्वेंस है, ये सीरीज़ है और ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है, तब हम कहेंगे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनको सीरीज़ में डेवलप किया जाए तो वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सिंस सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, ये हमें दिया हुआ है तो हम डेफिनेशन लगा सकते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ रियल कांस्टेंट एल लैम्डा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ एल एन लैम्डा एन इज़ लेस देन लैम्डा फॉर ऑल एन। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लगा सकते हैं क्योंकि बाउंडेड है, तो बाउंडेड का मतलब तो यही हुआ माइनस लैम्डा लेस देन
लैम्डा एन लेस देन लैम्डा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद नाउ सीरीज़ ए एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली, सीरीज़ ए एन कन्वर्जेज एब्सोल्युटली, ये हमें दिया हुआ है, हमने मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस ए एन इज कन्वर्जेंट। Therefore, by Cauchy's criteria of convergence of a series, we can write given epsilon greater than 0, however small, there exists m belongs to natural number set such that modulus of a n plus 1 plus modulus of a n plus 2, ये लिख सकते हैं। Cauchy's criteria लगा दिया हमने जो कन्वर्जेंट है उसके ऊपर। Therefore, it is less than epsilon by lambda, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 4, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये लैम्डा तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी तभी तो ये लेस देन आ रहा है। और साथ ही में हमारे पास क्या है कि ये एब्सोल्यूट हम लैम्डा ले सकते हैं। तो एंड p बिलोंग्स टू n, ये लैम्डा हमें यूज़ होगा आगे, देखते हैं कैसे। लैम्डा देयरफॉर लैम्डा n प्लस 1 a n प्लस 1 प्लस लैम्डा n प्लस 2 a n प्लस 2 लैम्डा n प्लस इट इज़ इक्वल टू, मॉडुलस हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करा है सिंपल, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे पास ये लेस देन होगा लैम्डा ए मॉडुलस ए एन प्लस 1, यही हमारा मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लेस देन लैम्डा ए एन प्लस 1 प्लस लैम्डा ए एन प्लस 2 प्लस लैम्डा ए एन प्लस बी। तो हमारे पास ये जो चीज़ बन रही है बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि हर लैम्डा एन मॉडुलस लेस देन एन है, तो एन प्लस 1 भी लेस देन एन लैम्डा रहेगा और ये रहेगा। नेक्स्ट है वी कैन राइट इट लाइक दिस, लैम्डा मॉडुलस लैम्डा टेकन कॉमन, हमने लैम्डा कॉमन ले लिया यहाँ से, और फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 एन लेस देन लैम्डा एप्सिलॉन बाय 2, बिकॉज हमने 2 में लिखा है, ये इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखा है मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 एप्सिलॉन बाय लैम्डा, इसीलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन बाय लैम्डा लिया था सो दैट वी कैन कैंसिल और हम यहाँ पे कॉची क्राइटेरिया को लगा सकें। तो देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस कि आपके पास लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, और ये चीज़ क्या है, कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज मॉडुलस लैम्डा एन ए एन कन्वर्जेस। ठीक है, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है, या फिर हम कहें कि ये मॉडुलस कन्वर्ज करता है, या हम कहें इसको कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो अब जो हमने अभी थ्योरम प्रूव करी है कि हमारे पास जो सीरीज़ ए एन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और लैम्डा एन जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए। इसमें जो कंडीशन है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगा, सिंपली कन्वर्ज करेगा, तो हम नहीं कह सकते कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नई सीरीज़ बनेगी वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली या नहीं। तो इसको हम बाय यूजिंग एग्जांपल कर सकते हैं कि हमने एक सीरीज़ ले ली, सीरीज़ -1 रेज़्ड टू पावर n - 1 1 ओवर n, ये कन्वर्जेंट है, बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी शो किया था कि मॉडुलस, इससे पहले कि मॉडुलस 1 ओवर n इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, मॉडुलस दिस सीरीज़ इज़ नॉट कन्वर्जेंट, पर जो हमारे पास सीक्वेंस है -1 रेज़्ड टू पावर n - 1, ये बाउंडेड है। ठीक है, तो अगर ये -1 ये बाउंडेड है, क्यों बाउंडेड है, क्योंकि n को अगर हम 1 लेते हैं तो ये वैल्यू 1 आती है, अब इसको मैं 2 लेती हूँ तो वैल्यू -1 आती है, तो 1 और -1 के बीच में रहेगा, तो ये बाउंडेड है। तो बट जो सीरीज़ है हमारे पास ये जो बनी है, दिस सीरीज़ इज़ नॉट, जो मल्टीप्लाई करी ना हमने, जो लैम्डा एन, ये लैम्डा एन की जगह हो गया और ये सीरीज़ ए एन की जगह हो गया, तो हमने आपस में जब इनको मल्टीप्लाई किया और नया जो सीरीज़ बनी वो बनी 1 ओवर एन, विच इज़ अ डाइवर्जेंट। ये जो देखिए, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी 1 बन जाएगी, और हमारे पास सिर्फ 1 ओवर एन बचेगी। तो सीरीज़ 1 ओवर एन तो डाइवर्जेंट है, विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेबनीज़ टेस्ट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चंस हो सके उतना ट्राई कीजिए। तो हेयर शो वी हैव टू शो दैट ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ ये हमें पास दे रखी है -1 होल टू द पावर n - 1 ओवर n, जिसको हम एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं, जिसकी 1 - 1 ओवर 2, आप चेक कर सकते हो n को 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास ये कन्वर्जेंट है, ये हमें शो करनी है। तो हमें सबसे पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा जो हमारी स्टैंडर्ड लेबनीज़ टेस्ट में यूज़ होने वाली सीरीज़ है उसके साथ। तो यहाँ पर आ रहा है वी कंपेयर दिस सीरीज़ विद सीरीज़ -1 होल टू द पावर n - 1 a n
तो हमारे पास क्या आता है, ए एन की वैल्यू 1/n आती है। एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए एन इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन, क्योंकि एन में चाहे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालो, तो ये हमेशा वैल्यू क्या रहती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे हम एन इंक्रीज़ करते हैं, हमारा ए एन जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो हमारे पास 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/3 इज़ फर्दर ग्रेटर दैन 1/4। इस तरीके से जो हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कंडीशन है वो भी फुलफिल होता है। एंड हेंस द थर्ड वन, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी ये टेंड्स टू 0 होता है। देयरफॉर बाय लेibniz टेस्ट दिस सीरीज कन्वर्जेंट। इट्स वेरी इजी, बट हमें 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू शो दैट 1 - 1/2√2, ये हमें दे रखा है, हमें इसकी nth टर्म नहीं दी गई है, तो हमें पहले बनानी आनी चाहिए कि nth टर्म कैसे लिखी जाएगी। तो हम इसको nth टर्म हमारे पास है -1n - 1 an इज इक्वल्स टू, ये हमने लिख दिया। तो हमारी जो nth टर्म है वो बनती है 1/n√n, ठीक है, ये बनानी बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर an इज इक्वल्स टू, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। मिनिमम वैल्यू इसमें 1 आती है, हम मिनिमम वैल्यू 1 डालेंगे तो जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा तब भी ये पॉजिटिव ही रहता है। तो अब हमारे पास ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आती है या नहीं। तो हमें पता है कि n+1√n+1 इज़ ग्रेटर दैन n+1। ऑब्वियसली 3√3 इज़ ग्रेटर दैन 2√2, 4√4 इज़ ग्रेटर दैन 3√3, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया। अब वही चीज़ है, अगर ये ग्रेटर देन है तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो लेस देन हो जाएगा, तो आपके पास ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर an+1 इज़ लेस देन an फॉर ऑल n, बिकॉज ये रेसिप्रोकल में तो है ये टर्म्स। एंड ऑल्सो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस an टेंड्स टू 0। अभी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर बाय लेibniz टेस्ट given series converges. Next एक और क्वेश्चन है, we have to examine the convergence of series -1n 1 + 1/2 1/3 1/4 1/n over n। तो हम यहाँ पे a n को खुद सिलेक्ट कर रहे हैं, a n हमारे पास आ रहा है, ये वाली टर्म ही ली है हमने सिर्फ a n में, ठीक है। तो हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास -1n है, इसको हमने छोड़ के बाकी टर्म को a n ले लिया। फिर हमने an+1 लिखा, जहाँ जहाँ n था वहाँ n+1 लिख दिया, और ये टर्म हमारे पास आ गई an+1 में, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई। इन दोनों का डिफरेंस चेक किया, अगर ये डिफरेंस an - an+1 हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि an इज़ ग्रेटर देन an+1। हमने इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद सिंपल अलजेब्रा लगा के हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, -1/n+1 का स्क्वायर विच इज़ फर्दर, ये ग्रेटर देन हो गया 1/n - 1/n+1 -1, क्योंकि ये टर्म जो है ये एक्स्ट्रा है। अगर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये टर्म जो लेफ़्ट आउट बची है ये ग्रेटर देन होगी, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, इसको एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद हमने इसको सिंपल लास्ट में कैलकुलेशन के बाद लिखा, तो 1/n n+1 का होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर an इज़ ग्रेटर देन an+1 फॉर ऑल n। देयरफॉर ये क्या आ रहा है, सीक्वेंस an इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि an+1 छोटा है an से। देयरफॉर टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n क्या होता है, 0। देयरफॉर बाय कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, हमें पता है कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स हमने की थी सीक्वेंसेस के चैप्टर में, तो वहाँ पे हमें पता था कि क्या होता है 1 + 1/2 + 1/3, उसका मीन भी आपके पास कन्वर्ज उसी वैल्यू को करेगा जिस वैल्यू को वो वैल्यू कर रही है an। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो देयरफॉर जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और साथ ही में पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, और साथ ही कन्वर्ज करती है 0 को। देयरफॉर बाय लेibniz टेस्ट हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट रहेगी, और इसका माइनस भी कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है। तो हेंस प्रूफ ये आपके पास जो सीक्वेंस आ रही है, जो सीरीज़ आ रही है, वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हमारे पास सेम वैसा ही मेथड रहेगा, यहाँ पे आपके पास लॉगरिथमिक टेबल लॉगरिथमिक वैल्यूज़ आ रही हैं। तो लेट्स सी कैसे करेंगे इसे। शो दैट द सीरीज़ 1/log2 - 1/log3
ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट में हमें एक्चुअली में चेक करना पड़ता है कि वो जो भी आपके पास सीरीज़ आती है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी और साथ में खुद भी कन्वर्जेंट होती है तो वो तो टोटली कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक चीज़ आपके पास कन्वर्जेंट नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। हमने पहले उसे लिख लिया लेibniz टेस्ट के में जैसे सीरीज़ लिखी जाती है उसी के फॉर्म में, क्योंकि log 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 to इन्फिनिटी हो जाएगा और हमारे पास ये सीरीज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको कंपेयर किया, हमने यहाँ पे un की वैल्यू दी, इसमें नोटेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, bn की, kn, an, कुछ भी। तो यहाँ पे un लिख लिया इज़ इक्वल टू 1/log n, ठीक है। अब हम इसकी चेक करेंगे कि इसकी इंक्लिनेशन कैसी है। तो हमारे पास कैसा रहेगा, हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करके चेक करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन हमने चेक करी, डिफ्रेंशिएशन हमने फाइंड आउट करी तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई। तो अब ये नेगेटिव वाली हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट ऑलवेज रिमेन लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज़ है आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आया है। तो हमने क्या किया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी चेक किया, un क्या आ रहा है, इट इज़ अगेन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/log n इज़ 0। तो हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं लेibniz टेस्ट, बाय लेibniz टेस्ट द गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि हमारे पास जो ये सीरीज़ दी गई है, जो सीक्वेंस आएगी un की, इट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ ही में जो लिमिट लेते हैं तो वो भी 0 को कन्वर्ज होता है और ये पॉजिटिव टर्म्स हैं सारी की सारी। तो इसीलिए हमारे पास क्या आता है, अब इसको मॉडुलस को भी चेक करेंगे, दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो -1 होल टू द पावर n un मॉडुलस चेक किया तो वो क्या होता है, 1/log n इज़ ग्रेटर देन 1/n, बिकॉज वी नो दैट log of x इज़ लेस देन x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कंडीशन हमारे पास लॉगरिथमिक के लिए आती है। तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर log x लेस देन 1/x, log x इज़ लेस देन x होता है तो 1/log x शुड बी ग्रेटर देन 1/x। तो इसीलिए 1/log n इज़ ग्रेटर देन 1/n। नाउ द सीरीज़ हमें पता है कि 1/n, क्योंकि ये इससे बड़ा आ रहा है तो एक डाइवर्जेंट है, तो हमें पता है कि सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो ऑटोमेटिकली इससे ऊपर की टर्म्स भी डाइवर्जेंट रहेगी। ये हमें वैसे भी कंपैरिजन टेस्ट से पता चलता है, जो हमने इसके बाद के टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें आता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सो सीरीज़ -1 होल टू द पावर n मॉडुलस ऑफ un इज़ डाइवर्जेंट, दैट इज़ द गिवन सीरीज़ इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हैंस वी कैन से इट इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट। की अगर आपके पास ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ रहती है तो ये कन्वर्जेंट रहेगी, लेकिन अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। Now our last question is, we have to prove that if series n1 to infinity an converges absolutely, अगर ये converge करती है absolutely, then series n1 to infinity n plus 1/n an also converges absolutely, हमें बताना है। और हमने जो थर्ड थ्योरम करी थी, जो थर्ड आर्टिकल किया था उसके ऊपर बेस जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास क्या था कि सीरीज़ n1 to infinity an कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली, और लैम्डा n हमने एक सीक्वेंस ली थी जो कि बाउंडेड है। तो ये हम डिनोट कर देंगे लैम्डा n के। देखिए इसे कैसे करते हैं, लेट लैम्डा n इज इक्वल्स टू n plus 1/n। इसको हम सिंप्लीफिकेशन में ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 1/n। नाउ लैम्डा n टेंड्स टू 1 प्लस 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है 1/n टेंड्स टू 0, 1 तो है ही। देयरफॉर सीक्वेंस लैम्डा n इज़ कन्वर्जेंट। अगर लैम्डा n सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इट ऑब्वियसली बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है जो थर्ड हमने पढ़ी थी, कि अगर सीरीज़ an 1 to इन्फिनिटी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये गिवन है, और दूसरी चीज़ लैम्डा n सीक्वेंस इज़ बाउंडेड है, तो हम कह सकते हैं इट इज़